दोस्तों नमस्कार। आजकल ओबामा के जो इंटरव्यू है उसको लेकर भारत में बहुत चर्चा है। आफ्टर ऑल ओबामा ने ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया? वो तो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, फिर ऐसा इंटरव्यू उन्होंने क्यों दिया? क्या उनको डिप्लोमेसी नहीं पता? क्या उनको पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता? क्या हमें लगता है कि ये सब बातें उनको नहीं पता है? आफ्टर ऑल वो पढ़े लिखे एक इंटेलेक्चुअल प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के। इसका मतलब दोस्तों जो दिख रहा है उसके अलावा और बहुत कुछ है जिसको शायद हम लोग देखना नहीं चाह रहे। इस पे मैं आज चर्चा करूंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं आजकल हमारे आसपास हो रही हैं और हमें चिंता करनी चाहिए। वापस आते हैं ओबामा साहब के इंटरव्यू को लेके। दोस्तों इस बात को समझना होगा कि अमेरिका की रणनीति सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखती है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, व्हाइट हाउस में डिनर होता है, कैपिटल हिल के अंदर उनका पूरा स्वागत होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बड़े राष्ट्र जब आमने सामने होते हैं तो इस तरह की कर्टसीज दी जाती है। अगर भारत में भी अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे, शायद उससे ज्यादा भी कुछ करें। इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि अमेरिका की जो रणनीति है वो सिर्फ वन साइडेड नहीं है। अमेरिका को हर चीज को बैलेंस करना है। तो जब सरकारें वहां पे आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं तो पीछे से कुछ लोग और संस्थाएं आपको ये बार बार याद दिलाती हैं कि आपके ऊपर हमारी निगाह है। दोस्तों इस बात को समझना होगा। सबसे पहले ये कहा जाए कि अगर ओबामा साहब ने भारत का क्रिटिसिज्म किया, ये भी अमेरिका की एक रणनीति का हिस्सा है। जो लोग अमेरिका की रणनीति को समझते हैं, अमेरिका के सामने और अमेरिका के बैकग्राउंड में किस तरह से रणनीतियां बनती हैं, अगर हम उनको समझ लेंगे तो शायद हमारे अपने देश की हम राजनीति, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी को ज्यादा मैनेज कर पाएंगे। कई जगह पे अमेरिकन सरकार खुद सामने नहीं आती है क्योंकि उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसी तरफ जब उनको अपना मैसेज कहलवाना होता है तो उनके पास ऐसी बहुत सारी संस्थाएं और फोरम हैं जहां पे अगर वो अपनी बात या किसी के भी माध्यम से अगर वो बात रखते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया में होता है और लोग उसकी बात को नोटिस करते हैं। और अमेरिकन सरकार भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से अपना पल्ला झाड़ लेती है और दूसरी तरफ कोई कार्रवाई ना करके ये भी बता देती है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है इस स्टेटमेंट से। क्या भारत के राजनीतिक लोग इस बात को नहीं समझते? जिस तरह से हम हर बात को इमोशनल होके काम करने लगते हैं, क्या ये भारत के लिए उचित है? कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमें चर्चा करनी चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा आज ये है कि जब अमेरिका में किसी तरह का क्रिटिसिज्म होता है तो शायद वहां की सरकार नहीं करती, क्योंकि उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जिसको हम अक्सर ये बोल देते हैं कि शायद ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स का कंपल्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आपको अगर अपने देश को या अपने दुश्मन को, सामने वाले को मॉरली डिप्रेस्ड रखना है और उसके ऊपर कंट्रोल रखना है तो आपको बार बार उनको ये याद दिलाते रहना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि आपकी सॉफ्ट बेली कहाँ है। और यही रणनीति है जो ओबामा ने की है। चाहे बाइडेन साहब कितना भी खुश हो जाएं, मोदी साहब के गले मिल लें, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बता दिया है कि देखिए, हम लोग आपको सम्मान जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे हित हैं हम उन पे भी पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। यहां तक बात सही है, लेकिन चिंता की बात दोस्तों कब होती है? जब उसका काउंटर करने के लिए भारत के किसी मंत्री को सामने आना पड़ता है। यह चिंता की बात है। क्या एक भूतपूर्व राष्ट्रपति को काउंटर करने के लिए भारत में कोई ऐसी संस्थाएं नहीं है? भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को सामने क्यों आना पड़ता है?
चिंता की बात यह है, वहां पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज भारत के खिलाफ अलग अलग रिसर्च पेपर छापती हैं और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। हमारी मीडिया भी चर्चा करता है, ऑपोजिशन भी चर्चा करता है, सरकारें भी चर्चा करती हैं। लेकिन भारत में एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसके रिसर्च पेपर की चर्चा दुनिया के किसी और देश में हो। ये क्या बताता है दोस्तों? वहां पे हार्वर्ड कोई पेपर लिखता है, हम लोग यहाँ पे सब उसको लेके उछलने लगते हैं। वहां की कोई और यूनिवर्सिटी, कोई इवन प्राइवेट थिंक टैंक भी अगर कोई पेपर लिखता है तो हम सब लोग उस पर उछलने लगते हैं। भारत में आज तक हम कोई थिंक टैंक क्यों नहीं बना पाए जो इंटरनेशनल रेप्यूट का हो? कहने को तो हम दुनिया में सबसे इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन जब बात आती है पॉलिसी की, डिप्लोमेसी की, ग्लोबल अफेयर्स की, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेके, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा क्रेडिबल थिंक टैंक नहीं है जिसका इंटरनेशनल स्टेचर हो। ऐसा क्या कारण है? क्या भारत सरकार को इस बात पे सोचना नहीं चाहिए? क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल क्लास को ये नहीं सोचना चाहिए कि हर जगह उनके स्टेटमेंट इलॉजिकल हो जाते हैं या मीनिंगलेस हो जाते हैं? कारण बहुत सिंपल है, चाहे आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आप वेस्टेड इंटरेस्ट हो, आपको अपने आप को तो डिफेंड करना ही होगा, क्योंकि आपके ऊपर अगर आक्रमण होता है या आपके ऊपर आक्षेप लगता है तो आपको तो ये बात माननी ही पड़ेगी कि आपको डिफेंड करना पड़ेगा। इसीलिए उस बात की क्रेडिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट थिंक टैंक नहीं डेवलप कर पा रहे हैं इस देश में, ये बहुत संगीन विषय है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे ना तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को या ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया, क्योंकि डेवलप करना मैं इसलिए कहता हूं कि इसमें रिसोर्सेज लगते हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप के यहाँ पे एक थिंक टैंक भी डेवलप नहीं कर पा रहे। हकीकत यह है कि भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हित हमारे हमेशा टकराव में रहते हैं। अगर यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वर्ल्ड क्लास अगर 5, 7, 10 थिंक टैंक नहीं है तो ये चिंता की बात है। इवन चिंता की बात तो तब है कि जब हमारे आईआईटीज और आईएम्स के अंदर भी जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनके पेपर की चर्चा मीडिया में नहीं होती। तो क्या हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस या इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस में लगे हुए हैं कि सिर्फ हमें कंसल्टेंसी करनी है, पैसा लेना है और आगे चलना है? क्या हम सिर्फ वहां पे नौकरी कर रहे हैं? यही हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का आउटकम है? राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे हम लोग क्यों क्रिटिकल नहीं होते? क्या कहीं इस बात का डर लगता है कि हमें कोई मल्टीनेशनल स्पॉन्सरशिप नहीं देगा? अगर ये चिंता है तो भारत सरकार इस तरह के थिंक टैंक्स के लिए एक फंड क्यों नहीं क्रिएट करती? जब तक आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप इस तरह के थिंक टैंक्स की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप पैसा दे देते हैं तो उसके मिसयूज की संभावना है, आउटकम नहीं दिखता है। और जब आप आउटकम की बात करते हैं तो थिंक टैंक बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं। आज अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में भारत की कंपनियां पैसा लगा रही हैं। टाटा ने फंडिंग करी, बहुत सारे आईटी कंपनीज ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में वहां के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या कोई वहां पे प्रोफेसर चेयर को स्पॉन्सर किया। ये इंडियन कंपनीज भारत में ऐसा क्यों नहीं करती? क्या उनके आर्थिक हित सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट है या भारत की कंपनियों के आर्थिक हित भारत में भी डिपेंडेंट है? ये भी सोचना होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस तरह से ओबामा का स्टेटमेंट आया और जिस तरह से भारत सरकार ने उस पर रिएक्ट किया, ये दोनों अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इसमें जो दो चीजें सामने आती हैं कि अमेरिका के पास तो उनके पास अनऑफिशियल चैनल्स हैं अपनी बात करवाने के लिए, भारत के पास अनऑफिशियल चैनल कौन सा है? क्या हर जगह भारत सरकार के मंत्रियों को सामने आना पड़ेगा या बीजेपी के प्रवक्ताओं को सामने आना पड़ेगा? क्योंकि जब भी आप किसी पॉलिटिकल मंच से कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब तक आप एक न्यूट्रल
क्रेडिबल फोरम नहीं क्रिएट करेंगे भारत की अपने हितों को प्रोजेक्ट करने के लिए, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ ही हो, आपको इस बात को मानना होगा कि इंटेलेक्चुअल बार्गेनिंग तभी होगी जब दोनों तरफ की संस्थाएं एक दूसरे के तथ्यों को काटेंगी। सिर्फ डिफेंसिव स्टेटमेंट देना या आक्षेप लगाना डिफेंस नहीं होता। फैक्ट्स के आधार पे आपको काटना होता है और ये काम 365 दिन चलता है। तब आप सामने वाले को भी डरा के रख सकते हो या अलर्ट रख सकते हो कि देखो, अगर आपने कुछ उल्टी सीधी बात हमारे खिलाफ करी तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टाइम टू टाइम उनको रिलीज करते रहना चाहिए। ये एक रणनीति का हिस्सा है। चाइना ये करता है, अमेरिका ये करता है, यूरोपियन यूनियन ये करता है, और भारत अब छोटा देश नहीं रहा है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ताकतें कैसे काम करती हैं। और भारत में जब तक हम इस तरह के थिंक टैंक और इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर वहां के सिस्टम को चैलेंज कर सकें, वहां के थिंक टैंक को चैलेंज कर सकें, तब तक बहुत मुश्किल होगा हर जगह भारत सरकार को स्टेटमेंट देना। और उसका असर होता है राजनीति पे और उसका असर होता है पब्लिक ओपिनियन पे। अगर भारत सरकार एग्रेसिव नहीं होती है तो इसका नेगेटिव प्रभाव डोमेस्टिक वोटर्स पे पड़ता है, और अगर भारत सरकार जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होती है तो इसका असर इंटरनेशनल रिलेशन पे पड़ता है। तो मेरा निवेदन है मोदी सरकार से और भारत सरकार से कि भारत में किस तरह के थिंक टैंक हमें डेवलप करने चाहिए, किस तरह से उनका फंडिंग सोर्स होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि भारत सरकार हर थिंक टैंक अपने कंट्रोल में रखे और वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हो, ये कोई जरूरी नहीं। वो रिटायरमेंट के बाद पार्किंग एरिया नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह का हिंदुस्तान में सिस्टम बनाना होगा जहां पे क्रेडिबल थॉट प्रोसेस रेस्पेक्ट किया जाए और वो भारत के हितों का ध्यान रखे, चाहे वो सेल्फ क्रिटिकल हो या इंटरनेशनल लेवल पे भारत को डिफेंड करना हो। क्रेडिबल थिंक टैंक जहां पे वास्तव में फॉर्मर एम्बेसडर, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर सेक्रेटरी, ये डेजिग्नेटेड ओरिएंटेड लोग ना होके एक इंडिपेंडेंट थिंकर्स हों और जिनकी पकड़ अपने अपने सब्जेक्ट्स पे हो और उनके राइटिंग्स, उनकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल की हो। उनके स्टेटमेंट को लोग समझें, उसके पीछे पॉलिटिकल झलक नहीं दिखनी चाहिए, उसके पीछे राष्ट्रीय हित दिखना चाहिए। तब तो उस थिंक टैंक की क्रेडिबिलिटी होगी। नहीं तो जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का क्रिटिसिज्म होगा, भारत के मंत्रियों को सामने आके डिफेंड करना पड़ेगा, ये उचित नहीं है। ना ये डिप्लोमेटिकली सही है, ना ये पॉलिटिकली सही है, क्योंकि अल्टरनेट नहीं है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। तो भारत सरकार को अल्टरनेट के बारे में सोचना होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? मैं लीक से हट के बात कर रहा हूं। बहुत आसान है ये कहना कि ओबामा ने भारत को क्रिटिसाइज किया, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन सवाल क्रिटिसिज्म का नहीं है। जैसा हम कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, अमेरिका में दोनों दांत हैं। जो बाइडेन साहब ने किया वो दिखाने वाले दांत थे, जो ओबामा साहब ने किया वो खाने वाले दांत थे। क्या भारत में इस तरह की रणनीति है हमारे पास? ये हमें समझना होगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस सब्जेक्ट पे चिंतन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।